वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज ऑफ द टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। सो पहला सवाल देखते हैं। देखिए दे रखा है एस इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा और बीटा दोनों पाई से 2 पाई है फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है पहला वाला ये प्योरली इमेजनरी होना चाहिए और जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल होना चाहिए। तो देखो पहला क्या लिखा हुआ है, दैट इज 1 माइनस आयोटा साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा साइन अल्फा। अब बच्चों ये प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसी के नीचे जो डिनोमिनेटर में है इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा क्या, 1 माइनस आयोटा साइन अल्फा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा साइन अल्फा। और नीचे क्या आएगा, नीचे इसका मॉड जेड का स्क्वायर आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 1 प्लस, हालांकि उससे हमें मतलब भी नहीं है, 4 साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप देखो ये प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, इसका मतलब इसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए। तो आप सिर्फ इसका रियल पार्ट देखें, इसका रियल पार्ट क्या आएगा, देखिए एक तो आ रहा है 1 और एक यहाँ से आ रहा है प्लस 2 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। और कुछ आ रहा होगा आयोटा के साथ, उससे हमें लेना देना नहीं है, और नीचे भी कुछ आ रहा होगा उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। अब इसका रियल पार्ट 0 करेंगे, तो इसका मतलब आप इक्वेट कर रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आपके पास आया है कि साइन अल्फा की जो वैल्यूज हैं वो कितनी आ रही हैं, एक तो 1/√2 और एक माइनस 1/√2। तो अगर आपको ये वैल्यूज निकालनी है तो आप यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा कहाँ से कहाँ तक है, पाई से 2 पाई। तो साइन अल्फा पाई से 2 पाई का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, एक तो हो गया थर्ड और एक हो गया फोर्थ। ठीक है, तो बेटा साइन अल्फा 1/√2 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन अल्फा नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी। अब इसके बाद अगर आपको देखना है तो साइन अल्फा माइनस 1/√2, तो इससे जो वैल्यू आएंगी वो कैसे लिखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू लिखनी है तो आपको अल्फा हो जाएगा, वो हो जाएगा 5π/4, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लिखनी है तो वो हो जाएगा 7π/4। ये कैसे आई, आप पॉजिटिव वैल्यू निकाल लीजिए, साइन अल्फा बराबर 1/√2। अब अगर तो अल्फा का वैल्यू एंगल कितना आ गया, π/4। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एंगल हो जाएगा पाई प्लस अल्फा, तो पाई प्लस π/4 5π/4, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो 2 पाई माइनस π/4 हो जाएगा, दैट इज 7π/4। ठीक है, तो अल्फा की 2 वैल्यूज आ गई। अब आप अगला देखिए, ये जो टर्म दे रखी है ये प्योरली रियल है, अल्फा की आपके पास 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब ये लिखा क्या हुआ है, 1 प्लस आयोटा कॉस बीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा कॉस बीटा। तो देखिए अगला देखिए, दैट इज 1 प्लस आयोटा कॉस बीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा कॉस बीटा। एक बार देख लीजिए, यही है ना, 1 प्लस आयोटा कॉस बीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा कॉस बीटा। अब आप देखिए ये प्योरली रियल है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 करना होगा, तो वैसे ही हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस आयोटा कॉस बीटा इंटू इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा कॉस बीटा, और नीचे आएगा इसी के मॉड जेड का स्क्वायर, वो आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर बीटा। और ये चीज इसका अब आपको इमेजिनरी पार्ट 0 करना है, तो आप ये देखिए मल्टीप्लाई करने पे कोई तो रियल पार्ट आएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आयोटा के साथ जो टर्म आ रही है वो क्या होनी चाहिए, आयोटा के साथ आ रहा है, देखो एक तो आपका आ रहा है 2 कॉस बीटा, एक इधर से एक और आ रहा है प्लस कॉस बीटा, है ना, और अपॉन नीचे ये जो आ रहा है इससे भी लेना देना नहीं है, तो इसकी जो आयोटा के साथ टर्म आ रही है ये 0 कर दीजिए। तो यहां से आ रहा है आपके पास बच्चों 3 कॉस बीटा बराबर 0। इट इम्प्लाइज बीटा बराबर, अब बीटा आपको निकालना है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो बीटा की वैल्यू आएगी 3π/2। बीटा की वैल्यू क्या आएगी 3π/2। अब आप देखिए आपको निकालना क्या है, तो आपको ये निकालना है, देखिए जेड अल्फा बीटा कितना दे रखा है, जेड अल्फा बीटा आपको दे रखा है साइन 2 अल्फा प्लस आयोटा कॉस 2 बीटा। तो जेड अल्फा बीटा लिखिए आप पहले, जेड अल्फा बीटा दैट इज साइन 2 अल्फा प्लस आयोटा कॉस 2 बीटा। ठीक है, और अब आपको इसमें निकालना क्या है वो देखिए आप,
साइन टू अल्फा प्लस आयोटा कॉस टू बीटा, और आपको निकालना है समेशन आयोटा जेड अल्फा बी, है ना, यही वाली चीज, प्लस 1 अपॉन आयोटा जेड बार अल्फा बी। तो आपको समेशन में जो निकालना है वो देखिए आप, समेशन में जो आपको निकालना है भाई अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एस, आपको जो निकालना है वो निकालना है आयोटा जेड अल्फा बी प्लस 1 अपॉन आयोटा जेड अल्फा बी का कॉन्जुगेट। तो अब आप देखिए एक बार, मान लेते हैं अपन एक बार केस 1 लेते हैं अपन, केस 1। तो केस 1 लेते हैं, केस 1 क्या लेंगे, देखिए आप अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, अल्फा की वैल्यू आई थी 5/4 और 7/4। तो अल्फा आपने ले लिया 5/4 और बीटा आपने ले लिया मान लो 3π/2। तो अब इससे आप बताइए आपके पास जेड अल्फा बीटा कितना आ रहा है। तो जेड अल्फा बीटा आपके पास इससे आ रहा है, जेड अल्फा बीटा साइन 2 अल्फा दैट इज साइन π/2, साइन 5π/2 दैट इज 1, प्लस cos 2 बीटा, तो cos 2 बीटा कितना हो जाएगा आपके पास, cos 3π, cos 3π हो गया आपके पास -1 इंटू आयोटा। तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस आयोटा। एक तो जेड अल्फा बीटा ये आया, और केस 2, केस 2 अगर आप देखेंगे तो अब आप अल्फा को ले लीजिए बच्चों 7π/4 और बीटा तो वही रहेगा दैट इज 3π/2। तो यहां से अब आप देखते हैं जेड अल्फा बीटा कितना आ रहा है। तो आपके पास जेड अल्फा बीटा कितना आ रहा है, साइन 7π/2 दैट इज -1, है ना, और cos 3π दैट इज माइनस आयोटा। तो ये आ रहा है आपके पास -1 माइनस आयोटा। अब आप यहाँ पे वैल्यू रखिए, एक बार आप जेड अल्फा बीटा को 1 माइनस आयोटा रखिए और एक बार आप -1 माइनस आयोटा रखिए। तो यहाँ क्या बनेगा देखिए, आयोटा, आप ये टर्म देखिएगा आयोटा जेड अल्फा बीटा, पहले मैंने रखा 1 माइनस आयोटा, ठीक है, इसे मैं लिख देता हूं 1 माइनस आयोटा, आयोटा 1 माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा और जेड अल्फा बी का बार, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है, 1 प्लस आयोटा। ये हो गया आपका 1 प्लस आयोटा, ठीक है। फिर आपके पास अब एक और बार आप ये -1 माइनस आयोटा रखिए, तो ये आ गया आपके पास आयोटा और -1 माइनस आयोटा, ठीक है, और इसके बाद प्लस 1 अपॉन, यहाँ आएगा आयोटा और इसी का कॉन्जुगेट, तो वो आ जाएगा -1 प्लस आयोटा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो आप जैसे ये दो टर्म लीजिए, तो ये दो टर्म लीजिए और आप इधर देखिए, तो आप ये दो टर्म लेंगे तो बोलिए क्या आएगा, ये दो टर्म लिया आपने, आयोटा तो कॉमन आ गया, 1 और -1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया बच्चों आपका आयोटा इंटू -2 आयोटा, ठीक है। यहां से आपने 1 अपॉन आयोटा कॉमन ले लिया, 1 अपॉन आयोटा, ठीक है, और इसके बाद बच्चों आपने ये दोनों टर्म्स का एलसीएम लिया, तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा, ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा अपॉन 2 आयोटा अपॉन, देखिए 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा 2 हो गया, और नीचे आ जाएगा -2। ये क्यों, देखो ये 1 माइनस आयोटा कंसिडर कर लो, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा तो 2 हो गया, और डिवाइड बाय एक माइनस जो कॉमन लिया था -2, तो बेटा ये हो गया -2 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2, और यहां से ये आपका आ गया -1, तो इफेक्टिवली आपका आंसर आ रहा है 1, ठीक है। तो आप आंसर एक बार मैच कर लीजिए, आपका आंसर कौन सा आएगा, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको दे रखा है, देखिए दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 एंड Z2, इस प्रकार की रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 0 है। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे आप है ना Z1 को क्या ले लीजिए, मैं अभी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं जितना पढ़ रहा हूँ उतना समझाता जाता हूँ। x1 प्लस आयोटा y1 ले लीजिए और Z2 को आप ले लीजिए x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। अब एक इन्फॉर्मेशन तो ये दे रखी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 0 है, एक इन्फॉर्मेशन आपको ये दे रखी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 0 है। तो सबसे पहले हम Z1 प्लस Z2 का रियल पार्ट तो बड़े आराम से देख सकते हैं, तो बताइए Z1 प्लस Z2 का रियल पार्ट क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आएगा दैट इज रियल पार्ट ऑफ
z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा x1 प्लस x2 और वो 0 है। इट इम्प्लाइज कि x1 कितना होगा, माइनस x2। तो ये तो एक रिलेशन आया। अब एक और दे रखा है कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 0 है, तो मैं z1 z2 भी करता हूँ, तो z1 इंटू z2, तो ये आ जाएगा बच्चों x1 प्लस आयोटा y1 इंटू, और अब आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है तो आपको सिर्फ रियल पार्ट से मतलब है। तो बच्चों अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो रियल पार्ट जब आएगा जब x1 x2 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज x1 x2, फिर आएगा प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2, आयोटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं माइनस y1 y2, और कुछ इसके साथ इमेजिनरी पार्ट भी आ रहा होगा लेकिन उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं इसका रियल पार्ट 0 करूंगा तो मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा, दैट इज x1 x2 बराबर y1 y2, तो वो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो रियल पार्ट 0 करा तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया, दैट इज x1 x2 बराबर y1 y2। सही है। अब आप ये देखिए, अब आपको दे क्या रखा है, तो आपसे पूछा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड z2। अब ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि भाई इनका जैसे रियल पार्ट 0 हो गया, तो अब इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इन पे कमेंट करना है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। मतलब बेसिकली अगर आपको जिस पे कमेंट करना है वो आप देखिए, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 है y1, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ये है y2। मतलब आपको जो कमेंट करना है वो किस पे करना है, y1 और y2 पे। तो अब आप आगे देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए अगर आपको y1 y2 पे कमेंट करना है तो मेरे पास एक रिलेशन और है कि x1 बराबर कितना, माइनस x2। तो अब आप देखिए ये y1 y2 कितना हो रहा है, y1 y2 बराबर, अभी यहाँ लिखा हुआ है x1 x2, तो आप x2 की जगह क्या डाल दीजिए, माइनस x1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x1 स्क्वायर, हाँ या ना। तो बेटा ये टर्म तो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, ये टर्म हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। अब y1 y2 का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब होगा कि इधर मान लो y1 अगर 0 से बड़ा है तो y2 लेस देन 0 है, और या फिर क्या होगा कि अगर y1 लेस देन 0 है तो फिर पक्का होगा कि y2 ग्रेटर देन 0 हो। तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट z1 z2 में से एक का पॉजिटिव होगा और एक का नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 ग्रेटर देन 0 एंड z2 ग्रेटर देन 0, ये तो नहीं होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इस पे आइए सी ऑप्शन पे पहले, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 ग्रेटर देन 0 एंड z2 लेस देन 0, ये बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा। अगला देखिए बी ऑप्शन, देखिए बच्चों क्या लिखा है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 लेस देन 0 एंड z2 ग्रेटर देन 0, ये भी हो जाएगा, और दोनों लेस देन 0 ये नहीं होगा। तो आपका आंसर बी और सी होना चाहिए। तो अब ये दे रखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर्स, तो आपका आंसर हो जाएगा बी एंड सी, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए क्या दे रखा है, z और ओमेगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस प्रकार की मॉड z ओमेगा 1 है, आर्ग्यूमेंट z माइनस आर्ग्यूमेंट ओमेगा 3π/2 है। इसके बाद की इंफॉर्मेशन हम बाद में देखते हैं। अब देखिए हम कैसे शुरू करेंगे। हम सबसे पहले z को क्या ले लेते हैं, दैट इज r1 e की पावर आयोटा थीटा 1। ऐसे ही आप यहाँ पे ओमेगा को एक ले लीजिए, दैट इज r2 e की पावर आयोटा थीटा 2। अब आप पहली इंफॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो आप देखिए क्या दे रखा है आपको दे रखा है दैट इज मॉड z ओमेगा 1 है। इट इम्प्लाइज आपको ये दे रखा है, आप ऐसे लिख सकते हैं, और इट इम्प्लाइज दैट इज ये r1 r2 है। भाई यहाँ पे जो r1 लिया है वो कितना है, ये जो r1 है कितना है, मॉड z, और ये जो r2 है कितना है, मॉड ओमेगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है। फिर आप सेकंड इन्फॉर्मेशन देखिए आपको क्या दे रखा है बच्चों, आपको दे रखा है दैट इज आर्ग्यूमेंट z माइनस आर्ग्यूमेंट ओमेगा 3π/2 है। तो व्हाट इज आर्ग्यूमेंट z, दैट इज थीटा 1। सो एक इक्वेशन आपको यहाँ से आएगी, दैट इज थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर कितना, 3π/2। अब आप देखिए आपको अगला क्या दे रखा है, अब आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आ गई। अब आप देखिए आपको जो कैलकुलेट करना है वो क्या है, वो है z बार ओमेगा। तो आप लिखा z बार ओमेगा। नो व्हाट इज z बार, दैट इज r1 e की पावर माइनस आयोटा थीटा 1। r1 e की पावर आयोटा थीटा 1 अगर z है तो z बार r1 e की पावर माइनस आयोटा थीटा 1 इंटू ओमेगा आपके पास हो जाएगा r2 e की पावर आयोटा थीटा 2। यह आपके पास हो जाएगा r1 r2 e की पावर आयोटा थीटा 2 माइनस थीटा 1। नो r1 r2 का प्रोडक्ट तो आपको पता है दैट इज 1 है, और थीटा 1 माइनस थीटा 2 3π/2 है। तो बेसिकली आपके पास ये जो z बार ओमेगा है ये कितना हो गया, e की पावर माइनस आयोटा 3π/2।
और e की पावर माइनस 3π/2 को आप अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे आप लिखेंगे दैट इज कितना, कॉस ऑफ माइनस 3π/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस 3π/2, इतना ही लिखेंगे आप। कॉस 3π/2 तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0, साइन 3π/2 हो जाएगा -1। तो वो आपके पास z बार जो ओमेगा है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, आयोटा आया। देखिए आयोटा कैसे, साइन 3π/2 कितना होगा, -1, -1 इंटू माइनस आयोटा, आयोटा हो गया, ठीक है, तो वहां भी आयोटा कर देंगे। अब आपको चाहिए क्या, वो देखिए आप, 1 माइनस 2 z बार ओमेगा अपॉन 1 प्लस 3 z बार ओमेगा का आर्ग्यूमेंट। तो आप देखिए बच्चों कैसे करेंगे। तो अब आपके पास ये तो आयोटा आ गया, अब आपको चाहिए क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस 2 z बार ओमेगा अपॉन 1 माइनस 3 z बार ओमेगा। तो अब आपके पास अगर ये चाहिए तो आप इसकी जगह आयोटा डाल दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास आर्ग्यूमेंट 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा। आप इसे रैशनलाइज कर दीजिए, रैशनलाइज कर देंगे तो ऊपर क्या आएगा, देखिए आर्ग्यूमेंट, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा, और नीचे 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा आपके पास मॉड z का स्क्वायर बन जाएगा और वो बन जाएगा 10। तो ये आपके पास लिखा हुआ है दैट इज आर्ग्यूमेंट। इसको आप सॉल्व करिए तो इसका रियल पार्ट बताइए कितना आएगा, 1 और 1 प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, तो वो हो जाएगा आपके पास -5 और प्लस 5 आयोटा और डिवाइडेड बाय 10। तो बेसिकली देखिए आपको जो आर्गुमेंट निकालना है वो इस नंबर का निकालना है, दैट इज आर्गुमेंट -1 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट ही निकालना है। डिवाइड बाय 2 का तो कोई महत्व है नहीं, तो -1 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट निकालेंगे तो आप देखेंगे ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, -1 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट आपको निकालना है, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, ये पॉइंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आप आर्गुमेंट निकालेंगे तो इसका आप tan थीटा लेंगे, तो tan थीटा कितना आ गया बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला थीटा, tan थीटा कितना आ गया, 1/1, tan थीटा आपका 1 आ गया। इट इम्प्लाइज थीटा बराबर कितना आ गया आपके पास, π/4। अब आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो वहां पे आर्गुमेंट z कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कितना होगा, आर्गुमेंट हो जाएगा आपके पास पाई माइनस थीटा विच इज पाई माइनस π/4, और यह आ गया बच्चों आपको 3π/4। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होना चाहिए 3π/4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो एक सेट दे रखा है ना, जिसके अंदर एक तो सर्कल है, ये कौन सा सर्कल है, mod z - 3 लेस देन इक्वल टू 1। ये सर्कल का इनसाइड रीजन होगा उस सर्कल का जिसका सेंटर 3,0 होगा और रेडियस 1 होगा। इसके बाद आप देखिए एक आपको ये दे रखा है, ये आपको एक लाइन दे रखी है। बच्चे लाइन कैसे समझेंगे, लाइन ऐसे समझेंगे, देखो मान लो आप इसे अल्फा ले लो 4 - 3 आयोटा को, तो ये लिखा हुआ है अल्फा z बार प्लस ये हो गया अल्फा बार z लेस देन इक्वल टू 24, ठीक है। तो अब आप एक बार ये देखिए, अपन दोनों चीजें लिखते हैं। एक तो आपको दे रखा है दैट इज क्या दे रखा है, mod z - 3 लेस देन इक्वल टू 1, और एक आपको दे रखा है z 4 + 3 आयोटा 4 - 3 आयोटा लेस देन इक्वल टू 24। तो आप इसे छोड़ दीजिए, अभी आप एक एक करके इस पे फोकस करिए। ये क्या लिखा हुआ है, तो आप देखिए इस लाइन को आप कार्टेशियन में लिखिए, तो कार्टेशियन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 4z प्लस z बार, ठीक है, प्लस 3 आयोटा, आगे लिखा हुआ है z माइनस z बार और लेस देन इक्वल टू 24। अब आप ऐसा सोचिए, आप z को x प्लस आयोटा y ले लेते हैं, z को x प्लस आयोटा y ले लेंगे तो z बार x माइनस आयोटा y हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू ये कितना आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 3 आयोटा इंटू 2 आयोटा y और लेस देन इक्वल टू 24। तो बेसिकली ये जो आपका आया, ये आपका आ गया दैट इज 8x, ये आ गया आपके पास प्लस 6 आयोटा स्क्वायर y, तो ये आ गया आपके पास -6y लेस देन इक्वल टू 24, और इससे आपके पास जो लाइन आई वो आई 4x - 3y लेस देन इक्वल टू 12। और ये जो सर्कल है आपके पास जो दे रखा है, तो लाइन तो आपके पास कितनी आ गई भाई, देख लो 4x - 3y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। और आपके पास जो सर्कल है वो ऐसा है कि जिसका सेंटर 3,0 है और रेडियस कितनी है 1 है। अब पहले ये प्लॉट करते हैं, फिर इसके बाद देखो ये दे रखा है कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये एक ऐसा पॉइंट है जो क्लोजेस्ट है 4 आयोटा से। 4 आयोटा मतलब कौन सा पॉइंट होता है 0,4,
0,4 से क्लोजेस्ट है। तो हम ये सब बनाते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले आप कार्टेशियन प्लेन बनाइए, इसके अंदर आप एक लाइन बनाइए सबसे पहले, दैट इज ये सेंटर 3,0 है, इसका अगर रेडियस 1 है तो ये ऐसे ही जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा, ये रेडियस 1 हो गया। तो ये पॉइंट अगर अब एक लाइन आपको बनानी है, दैट इज कौन सी, 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। तो इसके अंदर आप y को 0 करेंगे तो x तो 3 आ जाएगा, और x को 0 करेंगे तो y माइनस 4 आ जाएगा। तो अगर आपको ये लाइन बनानी है तो ये कुछ इधर से जाएगी, या आप इसे आगे बढ़ा दीजिए इस तरह से, और ये इस तरह से जानी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपके पास ये जो पॉइंट आएगा ये आ जाएगा 0,-4। ये आपके पास सेंटर से ही पास होगी, बेसिकली ये लाइन सर्कल का नॉर्मल होगी, ठीक है। और अब आपको ये बताना है कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक पॉइंट है, आप देखिए इधर लिखा हुआ है अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक पॉइंट है विच इज क्लोजेस्ट टू 4 आयोटा, विच इज क्लोजेस्ट टू 4 आयोटा। तो अब आप देखिए 4 आयोटा का मतलब क्या होता है, 0,4। तो 0,4 के क्लोजेस्ट है, तो आप ऐसे करेंगे कि 0,4 से सेंटर को मिला देंगे, 0,4 से आपने सेंटर को मिलाया, तो जो क्लोजेस्ट पॉइंट आया, जो क्लोजेस्ट पॉइंट आएगा वो कौन सा होगा, जो क्लोजेस्ट पॉइंट आएगा वो ये होगा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे दैट इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अब आप इनकी नंबरिंग कर दीजिए, मान लीजिए ये P है, ये Q है, और ये सेंटर आप C ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, अब आपको अगर ये निकालना है तो बेसिकली आप है ना पैरामेट्रिक का यूज करेंगे। अब पैरामेट्रिक का कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आप स्लोप ऑफ लाइन PC बताइए। तो स्लोप ऑफ लाइन PC को आप सपोज करिए tan थीटा कह दीजिए, और वो कितना आ रहा है देखिए, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का स्लोप, तो वह आपके पास आ रहा है -4/3। स्लोप वाला थीटा हमेशा 0 से पाई होता है। tan थीटा अगर आपके पास -4/3 आ रहा है, मतलब स्लोप थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब अब आप इससे साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा अगर आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 4/5, और कॉस थीटा निकालेंगे तो वह आपके पास आ जाएगा -3/5। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। मैं एक्चुअली पैरामेट्रिक लगाना चाहता हूँ, तो पैरामेट्रिक के लिए ये पॉइंट पता है, इस लाइन का मुझे स्लोप पता पड़ गया, बस मुझे PQ डिस्टेंस चाहिए। तो PQ डिस्टेंस भी मेरे पास बहुत आसानी से आ जाएगी। मुझे अगर PQ डिस्टेंस चाहिए तो बेसिकली वो होगी PC माइनस R रेडियस। तो PC आप देखिए कितना है, 3,0 और 0,4 के बीच की डिस्टेंस है, तो वो तो है 5 और -1, ये हो गया 4। तो अब मैं पॉइंट लिखूंगा, पॉइंट में ऑब्वियसली इधर नीचे ही लिख रहा हूँ, ऐसा फिगर से ऑब्वियस है। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 4 है तो y कोऑर्डिनेट घटेगा, तो अगर मैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा लिखूंगा तो वो क्या आएगा, वो पॉइंट क्या आएगा। आपको अगर स्ट्रेट लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म याद है तो क्या आता है, x1 कितना है 0 -4 cos थीटा, है ना, फिर 4 -4 sin थीटा। बच्चों ये आएगा cos थीटा और sin थीटा की आप वैल्यू डाल दीजिए। cos थीटा की वैल्यू आपके पास -3/5 है, तो ये पॉइंट डालने के बाद आपके पास अगर -3/5 है तो ये आ जाएगा आपके पास 12/5, और sin थीटा की वैल्यू आप 4/5 डाल दीजिए। sin थीटा तो 4/5 होगा ना, यहाँ पे डालिए 4/5, तो sin थीटा जैसे ही आप 4/5 डालेंगे तो ये 16/5, और ये आ जाएगा आपके पास 4/5। सही है, तो ये आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू है। लेकिन आपको अल्फा बीटा नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है वो देखते हैं। आपको निकालना है 25 इंटू अल्फा प्लस बीटा। सो आप देखिए बच्चों, 25 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया 16 इंटू 5 दैट इज 80। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का 80 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिए फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, C1 जो कर्व दे रखा है वो तो mod z बराबर 4 है, तो mod z बराबर 4 तो आप जानते ही हैं क्या होगा। mod z बराबर 4 एक कर्व है जिसका, जो कि सर्कल है, जिसका कि सेंटर 0,0 है और रेडियस 4 है। अब दूसरा दे रखा है कि किस पॉइंट का लोकस बताओ। देखो अगला देखो, लोकस ऑफ द पॉइंट आपको निकालना है z + 1/z, है ना, वो कर्व C2 है, तो आपको z + 1/z का लोकस निकालना है। अब देखिए आप कैसे करेंगे,
तो अगर आपको मॉड z 4 दे रखा है तो आप z लिखेंगे भाई, z क्या लिखेंगे 4 e की पावर आयोटा थीटा। मॉड z 4 है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको लोकस किस पॉइंट का निकालना है, z प्लस 1/z। तो अब आप देखें यहाँ पे लोकस जिस पॉइंट का निकालना है, तो अपन एक बार z प्लस 1/z देखते हैं वो क्या आएगा। तो z आपके पास आ गया 4 e की पावर आयोटा थीटा, और यहाँ आ गया आपके पास 1/4। अब आप देखिए नीचे e की पावर आयोटा थीटा आएगा, तो मैंने ऊपर लिख दिया उसे, तो मैं e की पावर माइनस आयोटा थीटा लिख दूं। अब मैं इसे अगर ओपन करूंगा तो यह आएगा 4 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, सही है। और प्लस इसके साथ एक और क्या आएगा, दैट इज 1/4 कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं बच्चों तो 4 प्लस 1/4 ये आपका हो गया, दैट इज 17/4 कॉस थीटा, और यहाँ से आ गया आपके पास 4 माइनस 1/4, यह आ गया आपके पास 15/4 आयोटा साइन थीटा। और इस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है, तो जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना रहता है उसे हम क्या ले लेते हैं, x प्लस आयोटा वाई। तो एक बार मैं इसका लोकस आपको निकाल के बताता हूँ। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दैट इज x प्लस आयोटा वाई बराबर 17/4 कॉस थीटा प्लस आयोटा। इसका अर्थ है कि x आपके पास कितना है और y कितना है 15/4 साइन थीटा। अब आपको थीटा एलिमिनेट करना है बेसिकली, तो आप करेंगे भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होना चाहिए 1। तो अगर आप ये 1 करेंगे तो इससे आएगा क्या, इससे आपके पास आ जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 17/4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 15/4 का होल स्क्वायर और बराबर 1। और ये जो कर्व आपका आया ये कौन सा है, आप देखिए ये जो कर्व है वो C2 है, और जो C1 कर्व है वो मॉड z बराबर 4 है। तो आप देखिए ये कर्व तो आपके पास C2 आ गया, और ये एक कर्व जो आपको पता होगा ये स्टैंडर्ड इलिप्स है। ये क्या है, स्टैंडर्ड इलिप्स, जिसके अंदर जो लेंथ मेजर एक्सेस है जो a है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, a 17/4 है और b 15/4 है। और जो आपके पास C1 कर्व है वो कितना होता है बच्चों, वो आपके पास है मॉड z बराबर 4। ये आपके पास C1 कर्व है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे C1 कर्व है, ये C1 है। अब आप देखिए आपको बताना है कि C1 और C2 कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप ये दोनों फिगर प्लॉट करिए। तो अगर आप फिगर प्लॉट करेंगे, आपको कोई बहुत रफ फिगर प्लॉट करना है। देखिए यहाँ पे मेजर एक्सेस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 है, तो 17/4 और 15/4 मतलब हॉरिजॉन्टल टाइप का इलिप्स बनेगा। तो आप ये एक हॉरिजॉन्टल टाइप का इलिप्स बना दीजिए ऐसा, बहुत अच्छा सा, बहुत ऐसा फिगर नहीं, बस एक अपना कि हाँ भाई अपना फिगर बन गया बस ऐसा, दैट इज 17/4, 0 और ये पॉइंट आपका आएगा 0, 15/4। अब देखो बच्चों अगर आपको एक सर्कल बनाना है तो आप सर्कल एक अलग कलर से बनाते हैं अपन। देखो अब अपन एक सर्कल बनाएंगे, वो है मॉड z बराबर 4, सेंटर 0, 0, इस इलिप्स का भी सेंटर 0, 0 ही, और रेडियस उसकी 4 होगी। तो 4 17/4 से तो छोटा है लेकिन 15/4 से बड़ा है। तो अगर आप ये सर्कल बनाएंगे तो ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ये लाइन आप ऐसे आगे बढ़ा दीजिए इसको। तो अगर अब आपको इसके नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए तो बच्चों देखो आपको नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने आने चाहिए, 4। तो बेटा आपके पास आंसर ये है, द कर्व C1 एंड C2 इंटरसेक्ट्स एट 4 पॉइंट, तो इसका आंसर आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है दैट इज ओमेगा, ओमेगा आपको दे रखा है 1 माइनस √3 आयोटा। तो बच्चों पहले तो आप इन्फॉर्मेशन लिखते जाइए, दैट इज ओमेगा बराबर 1 माइनस √3 आयोटा। इसके बाद आपको एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z, वो इस तरह से है कि मॉड z मॉड ओमेगा 1 है। तो अब सबसे पहले मॉड ओमेगा की बात आ गई, तो आप यहाँ पे मॉड ओमेगा हाथवान निकाल लीजिए। मॉड ओमेगा आपका कितना आ रहा है बताइए 2। और एक और इन्फॉर्मेशन है आपके पास, मॉड z ओमेगा 1 है, तो इस इन्फॉर्मेशन का भी आप यूज कर लीजिए।
तो इसका मतलब अब आपके पास बताइए मॉड ओमेगा अगर 2 है तो मॉड z कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ से अगर निकालेंगे तो आपके पास मॉड z 1/2 आ जाएगा। इसके अभी तक कितनी इन्फॉर्मेशन थी इनका हमने यूज कर लिया, मैंने अभी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है, हमने यहाँ तक का यूज कर लिया। इसके बाद दे रखा है कि आर्गुमेंट z माइनस आर्गुमेंट ओमेगा π/2 है। इसका मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि भाई आर्गुमेंट z क्या होगा, आर्गुमेंट z क्या होगा, दैट इज π/2 प्लस आर्गुमेंट ओमेगा। आर्गुमेंट z क्या होगा, π/2 प्लस आर्गुमेंट ओमेगा। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, तो आपसे जो पूछा है वो देखिए, आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ओरिजिन, एक तो ओरिजिन हो, एक z हो और एक ओमेगा हो। फिगर एक्चुअल में प्लॉट करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप यहीं देखिए, ठीक है। एक तो ओरिजिन हो, तो ये ओरिजिन ये रहा। अब एक आपके पास ओमेगा है, ओमेगा कायदे से 1 माइनस √3 आयोटा है। मैं तो कहीं नहीं, मैं कुछ नहीं लेता, मॉड ओमेगा 2 है ना, मैं तो ओमेगा यहीं ले लेता हूँ। अब आप कहेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो ये बताया भाई मॉड ओमेगा 2 है, तो ये डिस्टेंस 2 है। अब मॉड ओमेगा का कोई भी आर्गुमेंट होगा, कुछ आर्गुमेंट बनेगा, इसका मान लेते हैं थीटा, तो बताओ आर्गुमेंट z कितना बनेगा, आर्गुमेंट z बनेगा π/2 प्लस थीटा, तो मैं z कहीं यहाँ ले लेता हूँ। इसका आर्गुमेंट π/2 प्लस थीटा बना, तो ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया π/2, और मॉड z, ये जो z बना, इसका जो मॉड z है ये कितना है, हाफ है। तो आपको इसी ट्राइंगल का तो एरिया निकालना है, ओरिजिन z और ओमेगा। तो बच्चों अगर आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया इसका आ जाएगा दैट इज एरिया बराबर हाफ, राइट एंगल बन रहा है तो हाफ इंटू 2, इसका आंसर आपका हाफ आ जाना चाहिए, ठीक है। सो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिए एरिया ऑफ पॉलीगन निकालना है जिसके वर्टिसेस हैं नॉन रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन जो आपको दे रखी है देखिए वो क्या है, दैट इज z बार बराबर आयोटा z²। अब इसके नॉन रियल रूट्स, तो आप इसके अंदर एक काम करिए, z को क्या रख दीजिए, छोटा है z² तक ही जाना है, तो आप z को क्या रख दीजिए x प्लस आयोटा y। तो यहाँ पे z बार क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस आयोटा y बराबर आयोटा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। अगर इसे ओपन करें तो क्या आएगा, आयोटा x² माइनस y² प्लस 2 आयोटा xy। अब आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करिए, दैट इज x माइनस आयोटा y और आयोटा x² माइनस, तो दोनों के रियल पार्ट बराबर होंगे, तो इसका रियल पार्ट है x बराबर, इसका रियल पार्ट क्या आएगा, आयोटा इंटू 2 आयोटा xy दैट इज माइनस 2xy। तो इसका मतलब आया आपके पास x इंटू 2y प्लस 1 बराबर 0। तो इसका मतलब है दो केस लेने पड़ेंगे आपको, इधर x बराबर 0 और y बराबर माइनस हाफ, ठीक। इसके बाद आप इसका इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करिए, तो बच्चों आप इसका इमेजिनरी पार्ट देखिए, इधर से क्या आ रहा है बताइए, माइनस y बराबर आप, ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है, माइनस y बराबर, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है, दैट इज x² माइनस y²। तो अब आप इसमें केस ले लीजिए, आपके पास एक तो ये इक्वेशन है और एक ये दोनों वैल्यू है, तो आप इसमें केस ले लीजिए, केस वन आप ले लीजिए, दैट इज हम ले लेते हैं भाई x बराबर 0। जब x बराबर 0 ले लेते हैं तो ये इक्वेशन देखिए आप, ये लिखा हुआ है y बराबर y² माइनस x², तो y बराबर y² माइनस x², x को आप 0 डाल देंगे तो ये आ जाएगा y बराबर y²। इट इम्प्लाइज y की वैल्यू आ रही है 0 और 1। तो यहाँ से जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं z बराबर x प्लस आयोटा y, तो एक तो आ रहा है 0 और एक आ रहा है आयोटा। 0 आप ले नहीं सकते क्योंकि जो आपको लेना है वो लेना है, देखिए नॉन रियल रूट्स, 0 तो रियल है। अब इसके बाद z बराबर एक तो आयोटा आ गया। केस 2 जब आप लेंगे बच्चों, तो जब आप केस 2 लेंगे तो इसके अंदर आप देखिए, आपने एक और केस 2 आप देखें, यहाँ पे y माइनस हाफ आ रहा है आपका, देखिए तो y माइनस हाफ लीजिए आप, तो केस 2 में आप लेंगे y बराबर माइनस हाफ, और वही इक्वेशन लीजिए कौन सी, दैट इज y बराबर y² माइनस x²। तो
इसमें आप y की जगह -½ रखिए, तो -½ बराबर 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। इट इम्प्लाइज कि एक्स स्क्वायर आपका 3/4 है, और ये फर्दर इम्प्लाई करेगा एक्स स्क्वायर 3/4 है, मतलब x की वैल्यू क्या क्या है, तो x की वैल्यू आपकी आएगी √3/2 और -√3/2। तो आपको x की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो क्या आएगा, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा z बराबर x प्लस आयोटा वाई, दैट इज √3/2 माइनस आयोटा/2। एक तो यह आया आपका, और एक आपके पास आएगा दैट इज -√3/2 और माइनस आयोटा/2। तो आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आए, 1, 2 और ये 3। अब आपको बताना है एरिया ऑफ पॉलीगन। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आप देख लीजिए। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब है पॉइंट, √3/2 -½ ये है -√3/2 -½ ठीक है, इस तरह से पॉइंट है ना। तो एक बार आप पहले क्वेश्चन आइए, तो क्वेश्चन आप देखेंगे तो एरिया ऑफ पॉलीगन बताना है। तो पॉलीगन ही बन रहा है बेसिकली। पॉलीगन अगर आप आसान भाषा में बोले तो ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर आप ये ट्राइंगल के वर्टिसेस को प्लॉट करें, तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस लीजिए। देखिए एक वर्टेक्स तो है 0,1, वो तो आपका यहाँ आ जाएगा। एक है आपका, देखिए आप इधर क्या दिख रहा है, √3/2 -½ और ये है -√3/2 -½ तो आप देखेंगे दोनों ही वर्टिसेस आपके कौन सी लाइन पे लाई कर रहे हैं, y बराबर -½ पे। तो आप ऐसे है, ये एक कोऑर्डिनेट आपका कितना है, जैसे ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, √3/2 -½ और ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, ये होगा -√3/2 -½ अब आपको इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। तो बच्चों देखिए, अगर आप ये देखें तो आप इसका अगर मिड पॉइंट देखें तो ये आ जाएगा आपका 0, -½ और ये आपको दिख रहा होगा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है, डेफिनेटली आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि परपेंडिकुलर ये यही ऑल्टीट्यूड है और यही मीडियन है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है। अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो मैं एरिया यहाँ लिख रहा हूँ हाफ। सबसे पहले मैं हाइट की बात कर लेता हूँ। तो बच्चों ये पॉइंट 0,1 है, ये पॉइंट 0, -½ है। ये जो हाइट है आप ट्राइंगल का नाम भी दे देते हैं ए बी सी और डी। तो बेटा हाफ क्या मैं लिखूंगा ए डी इंटू बी सी, और अब मैं अगर ए डी लिखूंगा तो ए डी कितना आएगा, दैट इज हाफ। ए डी आएगा आपका 3/2। ए डी कितना आ गया आपके पास 3/2। और बच्चों आप अगर बी सी लेंथ निकालोगे तो y कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम है, तो बी सी लेंथ जो आएगी आपकी वो आ जाएगी √3 इंटू √3। तो बच्चों ये जो एरिया आपका फाइनल आ रहा है, ये आ रहा है आपका 3√3/4। ये आपका आंसर होना चाहिए। एक बार मैच कर लेते हैं, तो आपका आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस प्रकार की आर्गुमेंट Z1 - Z2 π/4 है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये भी दे रखा है कि Z1 Z2 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज Z-3 बराबर रियल मॉड Z-3 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, दैट इज मॉड Z-3 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z। इसके अंदर आप एक काम करिए कि आप Z को क्या रख दीजिए, x प्लस आयोटा वाई। अब रखने पे आएगा क्या वो देखिए, मॉड Z-3 वो कितना होगा, x - 3 प्लस आयोटा वाई। उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूंगा तो वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट x माइनस, ये जो टर्म आएगी वो लिख रहा हूं मैं, ये आ जाएगी अंडर रूट x - 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बराबर यहाँ लिखा हुआ है रियल पार्ट ऑफ z। व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z, दैट इज x। आप दोनों तरफ इसके अंदर स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आएगा, देखो बच्चों, यहाँ आ जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस x - 3 का होल स्क्वायर। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिएगा, ये आ जाएगा 6x - 9। इसका मतलब यहाँ पे ये एक पैराबोला आया, वाई स्क्वायर बराबर कितना 6x - 9। अब यहाँ देखिए आप, ये दे रखा है कि Z1 Z2 सेटिस्फाई द इक्वेशन,
मतलब Z1 और Z2 दोनों इस पैराबोला पे लाई करते हैं। तो आप एक काम करिए, ये पैराबोला x और y में है, तो आप Z1 को आप ऐसे ले लीजिए x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 को आप ले लीजिए x2 प्लस आयोटा y2। अब ये दे रखा है कि ये दोनों इस कर्व पे लाई करते हैं, ठीक है। और एक अब इंफॉर्मेशन आप इस पे आइए, दैट इज आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस Z2 पाई बाय 4 है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ, तो आप देखिए, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस Z2 पाई बाय 4 है। आप एक लाइन बनाइए, यहाँ पे आप कहीं भी Z1 लीजिए, व्हाट इज Z1, दैट इज x1 y1 ही पॉइंट है, और यहाँ पे कहीं एक Z2 लीजिए, दैट इज x2 y2। आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 को मिलाने वाली लाइन का पाई बाय 4 है। ये आर्ग्यूमेंट, ये जो एंगल है ये पाई बाय 4 है। अगर इसे स्ट्रेट लाइन की भाषा में समझें तो इस लाइन का स्लोप कितना है, 1 है। इस लाइन का स्लोप कितना है, 1 है। बेसिकली आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप tan पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 1। और आपको एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, आप क्वेश्चन पे आइए, आपको ये दे रखा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इस कर्व पे लाई करते हैं। अब इसके बाद आपको निकालना क्या है, इसके बाद आपको निकालना है दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। अब आप इमेजिनरी, आपने Z1 Z2 तो रखा ही नहीं, आपने तो x1 y1 x2 y2 कर दिया। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा, आप Z1 प्लस Z2 करिए, तो Z1 प्लस Z2 होगा x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, आपको निकालना है y1 प्लस y2। आपको क्या निकालना है, y1 प्लस y2 की वैल्यू, क्योंकि वही आ रहा है इमेजिनरी पार्ट। अब आपको एक और कंडीशन है कि x1 y1 कहाँ पे लाई कर रहे हैं, वाई स्क्वायर बराबर 6x माइनस 9। आप देखिए पिछला वाला कर्व ये रहा, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, y1 स्क्वायर बराबर 6x1 माइनस 9। एक इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, y2 स्क्वायर बराबर 6x2 माइनस 9। आप दोनों को घटा दीजिए। जब आप दोनों को घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा दैट इज y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर को आप लिखिए y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2 बराबर 6x1 माइनस x2। इस चीज को आप फर्दर देखिए, आपको यहाँ से आप देखिए आपको क्या दे रखा है कि y2 माइनस y1 बराबर कितना होगा, x2 माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप ये टर्म, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये टर्म हटा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके पास कितना आ गया, y1 प्लस y2 आपका 6 आ गया, और y1 प्लस y2 ही आपका कितना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, जो कि आपसे पूछा था। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 ही पूछा था आपसे, देखिए ये है। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो z आपको दे रखा है 1 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो आपको वैल्यू निकालनी है जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसकी। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं शुरू यहाँ से करता हूँ कि z जो दे रखा है उससे शुरू करते हैं। z आपको कितना दे रखा है, दैट इज हाफ माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। इसे आप यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसकी यूलर फॉर्म कितनी हो जाएगी, e की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3। बच्चे सोच रहे होंगे इतनी जल्दी कैसे लिखा। तो देखो बेटा, ऐसा है, यहाँ पे आप टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा होगा y बाई एक्स का मॉड, वो आएगा रूट 3। तो इसका मतलब टेन थीटा बराबर रूट 3, तो थीटा बराबर पाई बाई 3। आर्ग्यूमेंट निकालने का प्रोसेस बता रहा हूँ। तो ये पॉइंट अब आप देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर टेन थीटा आपका रूट 3 है तो थीटा पाई बाई 3 आ गया, तो आर्ग्यूमेंट z होगा माइनस थीटा, तो e की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3, ठीक है। तो इसका मतलब z जो आपका है वो आपका निकल के आया e की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3। अब इसके बाद आपको ये निकालना है। देखो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन देखो, z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर। तो देखो अगर यहाँ आयोटा पाई बाई 3 आ रहा है, इस आयोटा पाई बाई 3 का अर्थ क्या है, देखिए इसका अर्थ ये भी है कि आप दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। तो देखिए z क्यूब कितना आएगा, z क्यूब आ जाएगा आपके पास e की पावर माइनस आयोटा पाई एंड विच इज इक्वल टू माइनस 1। सही है क्या। तो मैं पावर को 3 बार कैटेगराइज कर लेता हूँ 3 तरह से, या तो पावर 3 लैम्डा होगी, या 3 लैम्डा प्लस 1 होगी, या 3 लैम्डा प्लस 2 होगी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो बताता हूँ। देखो अगर पावर 3 लैम्डा, इफ, अब देखो पहले तो ये देखो कि पावर कितनी टर्म्स 3 लैम्डा वाली होंगी, पावर वाली। जैसे z पे पावर 1 है, इधर z पे पावर 2 है, इधर 3 है, तो 1 किस फॉर्म का होगा, 3 लैम्डा प्लस 1। अब ये 3 लैम्डा प्लस 1 को समझना, जैसे मैं अगर 3 से किसी नंबर 3 से डिवाइड करता हूँ तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या आ सकते हैं, 0 1 2। तो नंबर किस किस फॉर्म का हो सकता है,
नेचुरल नंबर या इंटीजर, 3 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2। तो बच्चों देखो, अगर पावर 3 लैम्डा प्लस 1 फॉर्म की हुई, 3 लैम्डा प्लस 1 फॉर्म का मतलब आप समझ ही गए होंगे। जैसे अब देखो, यहाँ से आप ऐसे देखो बच्चों, इसे जैसे आपका z क्यूब कितना आ गया -1, सही है। अब आप z4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, -z। z4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -z। तो ये इस प्रकार चलेगा। देखिए जैसे आपका है, देखिए इधर z प्लस 1/z। अब इस पे जो z पे पावर है वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ 1, मतलब वो 3 लैम्डा प्लस 1 की है। तो z आपका e की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 3 है, तो ये हो गया e की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 3 प्लस e की पावर आयोटा पाई बाय 3। तो ये आपका हो गया 2 cos पाई बाय 3। तो 2 cos पाई बाय 3 होता है 1। अब मान लेते हैं एक बार अपन z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर निकालते हैं। अच्छा, अब अपन एक बार z4 प्लस 1/z4 भी निकालते हैं। तो बच्चों z4 प्लस 1/z4 में क्या अंतर आएगा, देखिए आप। अब z4 क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि ये पावर 3 लैम्डा प्लस 1 की है। भाई कौन कितनी टर्म्स है टोटल यहाँ पे, देखिए पावर में z की पावर 1 से लेकर z की पावर 21 तक जा रही है। तो 3 लैम्डा भी 7 होंगे, 3 लैम्डा प्लस 1 भी 7 होंगे और 3 लैम्डा प्लस 2 भी 7 होंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं, आप ऐसा सोचिए कि मैं z की पावर 4 निकालूंगा तो वो कितनी आएगी, z की पावर 4 अगर मैं निकालूंगा तो आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, z की पावर 4 प्लस 1/z की पावर 4, ये एक ही टर्म होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो z क्यूब की वैल्यू कितनी है बताओ, z क्यूब की वैल्यू आप देखो -1 है। तो z4 कितना हो जाएगा बताओ, z4 हो जाएगा -z। तो इसे मैं क्या -z प्लस 1/z लिख दूं क्या, और z प्लस 1/z की वैल्यू अभी आपने निकाली 1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई बताओ, -1, हाँ या ना। अब बेटा आपने इस तरह से वैल्यू निकाली, z4 निकाला। अब अगली 3 लैम्डा प्लस 1 की जो टर्म निकालोगे वो आप कितनी आएगी, z7 आएगी। तो z7 अगर आप निकालोगे तो फिर क्या आएगा, z6 करोगे तो 1 आ जाएगा, और z7 करोगे तो वही z आ जाएगा। तो इसका मतलब z7 प्लस 1/z की पावर 7 z प्लस 1/z होगा, इसका मतलब वो 1 होगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अल्टरनेट में टर्म, अब z की पावर 7 के बाद अगली टर्म कौन सी होगी, z की पावर 10, तो वो क्या आएगी, वो ऐसी होगी जो z की पावर 4 है। तो कहने का मतलब, अब आप देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं, यहां पे मैं पावर की बात कर रहा हूं। अगर अब आप एक एक टर्म देखना, 21, अब प्लस, मान लो z प्लस 1/z है, तो उसकी वैल्यू तो मैंने निकाली 1 है। अब एक के बाद अगला नंबर किसका आएगा, 4 का। तो 4 आएगा तो वो अल्टरनेट मैंने आपको अभी निकाल के बताया, वो -1 आई थी। तो -1 का क्यूब करेंगे तो वो कितना आएगा, -1। 1 4, अब क्या आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा 1, फिर 10 आएगा, 10 आएगा -1, फिर 13 आएगा +1, फिर 16 आएगा -1, फिर 19 आएगा +1। इस तरह से टर्म्स आएंगी। तो बेटा पहले तो आप ये टर्म देख लो, ये कितनी आ रही है। तो आप अगर देखोगे तो देखिए ये टर्म्स पूरी कैंसिल आउट हो गई, तो ये 21 + 1। अब आप अगला देखो, अब आप एक बार कैलकुलेट करते हैं अपन z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, वो भी कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा e की पावर आयोटा 2π/3 प्लस e की पावर माइनस आयोटा 2π/3, और ये आपके पास जो हो गया है, अब ये पावर 3 लैम्डा प्लस 2 की चल रही है, अपन ने 3 लैम्डा प्लस 1 की पावर कंप्लीट कर ली। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 cos 2π/3, और ये वैल्यू आपकी आई -1। अब 3 लैम्डा प्लस 2 में अगली टर्म कौन सी आएगी, अगली टर्म आएगी z की पावर, बोलो बच्चों, ये तो लैम्डा 0 ले लिया, z की पावर 5 प्लस 1/z की पावर 5। अब जब z की पावर 5 आप कैलकुलेट करेंगे तो आप वापस से पीछे आइए, ये देखिए z क्यूब है, तो अगर मैं z की पावर 5 करूंगा तो z की पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो z5 कितना आएगा, -z², सही है। तो अब आप देखिए, क्या मैं इसे ऐसे लिखूंगा क्या, -z² प्लस 1/z², और ये जो वैल्यू आई ये 1 आ गई। अब इसका मतलब आप देखिए,
अब आप दो दो की टर्म देखेंगे तो आप पिछली वाली स्लाइड पे आइए। अभी तक ये जो टर्म कैलकुलेट होके आ रही थी ये आ रही है आपकी 22, 21 और इधर प्लस 1 22। अब आप देखिए ये 22 और उसके बाद अब आप ध्यान से देखिए 22 के बाद जो आपकी टर्म बनेगी वो कैसी बनेगी। पहला z स्क्वायर आएगा, सबका क्यूब हो रहा है तो वो टर्म आपकी -1 आई, तो -1 का क्यूब -1। फिर 5 आ रहा है तो वो 1 आ रहा है, 5 आ गया। 5 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, 3 3 के डिफरेंस पे -1। ऐसी 60 टर्म आएंगी क्या, क्योंकि 3 लैम्डा प्लस 2 की 60 टर्म है। 60 टर्म में वही 6 पेयर बन जाएंगे क्या, 60 टर्म के कितने पेयर बन जाएंगे, 6 पेयर बन जाएंगे। तो 1 -1 1 -1 6 बार आएगा। तो इस तरह से आएगा, देखो -1 +1 -1 +1, ये 3 और 3 6 और ये -1। तो कुल मिला के ये आपकी टर्म्स हो गई 21। यहां तक आपकी वैल्यू आई 21। अब हम एक बार z क्यूब की भी बात कर लेते हैं। देखिए z क्यूब आपने जो पिछली स्लाइड में देखा, z क्यूब आपने देखा इधर देखिए आप -1 था। अब आप यहां पे देखिए z6 कितना होगा, z6 आप करेंगे मतलब दोनों को स्क्वायर कर दीजिए आप, तो z6 1 हो जाएगा। तो अब आप देखिए कैसे करेंगे, देखिए अब आप z क्यूब प्लस 1/z क्यूब की वैल्यू निकालिए, तो ये आपकी आ गई -2। अब बच्चों अगर आप इसी प्रकार z6 निकालेंगे तो z6 अभी बताया था मैंने आपको 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो z6 प्लस 1/z6 कितना हो जाएगा 2। तो अब आप देखिए अभी तक का सम 21 आ गया। अब 21 में अब मैं पावर 3 लैम्डा वाली टर्म ऐड कर रहा हूँ, तो 3 लैम्डा करूंगा तो z क्यूब प्लस 1/z क्यूब तो हो गया -2 का क्यूब। फिर z6 प्लस 1/z6 कितना हो गया 2 का क्यूब, फिर -2, फिर 9 वाले में वापस से यही आ जाएगा क्योंकि 9 में z क्यूब -1 ही होगा, तो -2 का क्यूब। वही अल्टरनेट बेटा, सेम सीक्वेंस चलेगा, सेम ये 2 क्यूब, फिर -2 क्यूब, फिर 2 क्यूब। ये कितनी टर्म्स हो गई 6 और ये -2 क्यूब। तो बेटा ये 6 टर्म के आउटकम तो ऐसे क्लब करते जाएंगे तो क्या आ जाएंगे 0। तो बेटा ये लिखा हुआ है 21 - 8, तो आपका आंसर आना चाहिए 13। तो आपका इस प्रॉब्लम का आंसर आएगा 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए S एक आपको सेट दे रखा है z बराबर x प्लस आयोटा y, वो किन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ये 3 कंडीशंस हैं, देखो एक तो ये वाली, एक ये और एक ये। तो एक बार तीनों को देख लेते हैं। तो पहला कंडीशन लिखा हुआ है दैट इज मॉड z - 1 प्लस आयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z। तो इसके अंदर आप इसके अंदर बच्चों z को x प्लस आयोटा y रख दीजिए। तो z को x प्लस आयोटा y रखने पर यहाँ पे मिलेगा क्या, देखिए तो यहाँ पे मिलेगा, देखिए x - 1 प्लस आयोटा y प्लस 1, तो उसका जो मॉड है दोनों तरफ आप स्क्वायर भी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखिए -2x प्लस 2y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर तो कट ही जाएगा। तो इससे आपके पास जो एक कंडीशन आ रही है वो क्या आ रही है, इससे जो कंडीशन आ रही है वो क्या आ रही है, इससे जो कंडीशन आ रही है वो आ रही है आपके पास कि x माइनस वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। एक तो आप ये मार्क करिए, ठीक है। अब अगली कंडीशन आप देखिए मॉड z लेस देन 2 दे रखा है। तो बच्चों मॉड z लेस देन 2 का मतलब तो आपको स्टैंडर्ड पता होगा, दैट इज कि z कहाँ पे लाई कर रहा है, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 2 है। अगला आप जो तीसरा आपको दे रखा है वो आप देखिए। अब तीसरा अपन वहाँ देखते हैं, ये लिखा हुआ है z प्लस आयोटा बराबर मॉड z प्लस आयोटा बराबर z माइनस 1। तो अपन इसको देखते हैं, दैट इज z प्लस आयोटा बराबर z माइनस 1। तो यहाँ भी आपने z को x प्लस आयोटा y रखा, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बच्चों देखिए यहाँ से आ जाएगा 2y
1 और 1 तो कैंसिल हो गया और बराबर -2x। इसका मतलब यहाँ से आपके पास कंडीशन आई दैट इज x प्लस वाई बराबर 0। तो आप ये 3 चीज़ें नोट करिए। तो 3 चीज़ें क्या क्या हैं देखिए। पहली है आपके पास दैट इज x प्लस वाई बराबर 0। सेकेंड क्या है आपके पास, वो है आपके पास mod z लेस देन 2। इसका मतलब एक सर्कल का इनसाइड रीजन जिसका सेंटर 0,0 रेडियस 2 है। और थर्ड आपने यहाँ से डिराइव करी थी, वो आप एक बार देख लीजिए, वो है x माइनस वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये वाली कंडीशन देख लेते हैं। तो थर्ड आपके पास जो है वो है x माइनस वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू। अब ये तीनों कंडीशन हम एक बार प्लॉट करते हैं ताकि हमें एक सेट का आइडिया हो। तो सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं एक सर्कल जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस 2 है। कुछ ऐसा बना लो। एक लाइन आप प्लॉट करो दैट इज x प्लस वाई बराबर 0। तो वो यहां पे यूं बनेगी, ये आपकी लाइन है x प्लस वाई बराबर 0। ये आपका पॉइंट होगा 2,0 और ये होगा 0,2। और एक ये रीजन है आपके पास दैट इज x माइनस वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। देखिए एक तो है सर्कल का अंदर का रीजन, एक है इस लाइन पे। अब एक ये लाइन बनाते हैं। तो ये लाइन अगर बनानी है तो सबसे पहले इसके एक्स वाई इंटरसेप्ट निकाल लीजिए। y को 0 करेंगे तो x 1 आ रहा है, x को 0 करेंगे तो y माइनस 1 आ रहा है। तो ये जो आपकी लाइन निकलेगी ये कुछ इस तरह से निकलेगी और ये आ रहा है आपका x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बात करते हैं लेस देन इक्वल टू 0 की। तो वो अपन ऐसे देखते हैं, हम ओरिजिन इसके अंदर डाल देते हैं। ओरिजिन डाल रहे हैं तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब लाइन का जो रीजन है वो इधर वाला रीजन है। तो अब अगर कोई मैं पॉइंट लूं जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो इस लाइन पे होना चाहिए, इस सर्कल के अंदर होना चाहिए और इस लाइन के इधर होना चाहिए। तो वो जो मेरे पास पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट अब आप देखिए, अगर आप मार्क करेंगे तो वो ये पॉइंट है आपके पास। और ये भी आ सकता है, यहाँ इक्वलिटी होल्ड कर रही है, ठीक है सर। ये नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे mod z लेस देन 2 है, सही है। तो ये रीजन आया आपके पास। अब ये जो रीजन आया, अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि अब कंडीशन क्या दे रखी है। तो अभी तक हमने सेट एस बनाया, तो आप देखिए अभी तो सेट एस है। तो सेट एस ये है आपके पास, वो आ गया अपने पास सेट एस। अब निकालना है देन द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, सारी वो एक्स जिसके लिए ओमेगा बराबर 2x प्लस आयोटा वाई सेट एस को बिलोंग करना चाहिए। 2x, y सेट एस को बिलोंग करना चाहिए, मतलब 2x, y उस सेट एस में होना चाहिए, रीजन में होना चाहिए, ठीक है। तो हमें x की रेंज बतानी है फॉर सम y बिलोंग्स टू R। तो अब देखिए बच्चों, अब 2x, y इस ये जो ब्लू रीजन है यहाँ पे होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई 2x, y ये पॉइंट कहां पे लाई करना चाहिए, इस x प्लस वाई बराबर 0 पे लाई करना चाहिए। तो अगर मैंने 2x, y को x प्लस वाई बराबर 0 पे लाई कराया तो मेरे पास पहली कंडीशन क्या आएगी, दैट इज 2x प्लस वाई बराबर 0। इसका मतलब y की वैल्यू मेरे पास आ रही है -2x। इसका मतलब अब जो आपका पॉइंट है वो हो गया 2x, -2x। लेकिन इससे पूरी कंडीशन साबित नहीं होती। इससे तो ये आ रहा है कि इनफाइनाइट x प्लस वाई बराबर 0 जो लाइन है जो इनफाइनाइट लेंथ की है उस पर कहीं भी हो सकता है। अब उसके बाद है कि ये सर्कल के अंदर होना चाहिए। तो सर्कल के अंदर होना चाहिए, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये सर्कल के अंदर होना चाहिए। सर्कल क्या है, जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 2 है। तो बेटा वो सर्कल होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ठीक है। तो अब 2x, -2x इसके अंदर होना चाहिए। तो मैं ये लिखूंगा यहाँ पे कि भाई 2x का होल स्क्वायर प्लस -2x का होल स्क्वायर -4 लेस देन 0। इसे बच्चों सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर -1 लेस देन 0। इसका मतलब x आपका आ रहा है -1/√2 से 1/√2। देखो बच्चों ये सही है, लेकिन अभी भी इससे ये साबित नहीं हुआ कि अपना जो पॉइंट है अभी तक इससे क्या साबित हुआ, इस लाइन पे होना चाहिए और इस सर्कल के अंदर होना चाहिए। मतलब वो इधर भी आ सकता है, इस रीजन में भी आ सकता है वो। अब मैं चाहता हूं कि वो पॉइंट इस लाइन के इधर इधर ही रहे। तो मैं ये एक और कंडीशन लगाऊंगा कि 2x,
-2x और ओरिजिन भाई इधर इधर ही रहे ना, तो 2x, -2x भी इधर ही होगा और ओरिजिन भी इधर ही है। ये इस लाइन के कहाँ होने चाहिए? सेम साइड में। तो सेम साइड की कंडीशन लगाते हैं। तो मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा अगली, आप देखिए, दैट इज 2x, -2x and origin lies on same side। किसके सेम साइड? ऑफ लाइन x - y - 1 = 0। एक बार आप लाइन देख लीजिए, यही आ रही है ना लाइन, आप देख लीजिए यहाँ पे लाइन x - y - 1 = 0, ठीक है। तो अब आप देखिए इस पे सेम साइड की कंडीशन लगेगी तो क्या आ जाएगा? तो इससे बच्चों आपके पास आ जाएगा दैट इज 4x - 1 इंटू -1, और सेम साइड अगर है अगर सेम साइड है तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब आपके पास यहां से आ गया x लेस देन इक्वल टू 1/4। तो एक तो आपके पास ये कंडीशन है, इसे आप 1 मार्क करिए, और एक आपके पास एक और कंडीशन आई थी दैट इज ये वाली, इसे आप 2 मार्क करिए, और फाइनल आंसर आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। तो इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2 अगर आप लेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या बैठेगा? आपका फाइनल आंसर बैठेगा दैट इज x बिलोंग्स टू -1/√2 से 1/4 क्लोज्ड। ये आपका फाइनल आंसर बैठना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये देखिए आप, -1/√2 से 4 क्लोज्ड, तो आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो एक ऐसा दे रखा है, पॉइंट z है जो इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है कि उसका लोकस ही आ रहा है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z - 2 अपॉन z+2 जो है वो π/4 है। तो आगे का क्वेश्चन में बिना पढ़े पहले मैं ये बताता हूँ कि ये लोकस क्या होगा। तो देखिए ये जो लोकस होगा आपके अंदर, अगर ये दो पॉइंट्स देखेंगे तो एक तो -2 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, तो आप इसे कोऑर्डिनेट प्लेन पे मार्क कर लीजिए। तो एक तो -2 आ रहा है और एक 2 आ रहा है ना, तो -2, 0, और एक आपका इधर आ रहा है 2, 0। और इस तरह से ये देखो, अगर यहाँ एंगल π/4 आता है तो ये जो लोकस होता है ये मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल होता है। तो मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल ये हो गया, ठीक है, ये मेजर आर्क है। मुझे सेंटर नहीं पता कहाँ आएगा, लेकिन ये जो एंगल है ये आपका कितना बन रहा है? π/4। ये एंगल जो आपका बन रहा है ये बन रहा है π/4। अब इसका मतलब देखिए, अब हम है ना इसका सबसे पहले लोकस निकालेंगे तो यही सर्कल ही आएगा। तो लोकस सर्कल आएगा, इसका मतलब उसका एक सेंटर भी होगा और उसका एक रेडियस भी होगा, तो हमें इसका सेंटर भी निकालना पड़ेगा। तो अगर एक कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे π/4 एंगल बना रही है तो सेंटर पे कितना बना रही होगी? π/2। तो बच्चों आप देखिए सेंटर इसका अपन मार्क करते हैं, हमें नहीं पता सेंटर कहाँ है, लेकिन हमने ऐसे ही एक एंगल बना लिया और वो एंगल है आपका π/2, और इस सेंटर को मैंने कह दिया Z0। अब बात आती है सर आप ये सेंटर निकालिए, तो सेंटर निकालिए तो इसके अंदर आप रोटेशन का यूज़ कर लीजिए। रोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम रोटेट कर देते हैं। तो यहाँ पे रोटेशन का यूज़ करते हैं, ये तो दोनों लेंथ आ रही हैं, मैं इस पॉइंट सेंटर के अबाउट ही रोटेशन लगा रहा हूँ, सेंटर के अबाउट, है ना। कौन से ट्राइंगल में? ये जो ट्राइंगल मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये देखिए आप। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं Z0 के अबाउट रोटेशन लगाऊंगा तो क्या आएगा? इससे आ जाएगा आपके पास डेट इज 2 - Z0 अपॉन R बराबर, यहाँ आ जाएगा आपके पास -2 - Z0 अपॉन R इंटू e की पावर, क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा हूँ तो ये आ जाएगा e की पावर आयोटा π/2। यहाँ से आपका R और R कैंसिल हो गया। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, देते Z0 - 2 बराबर e की पावर आयोटा π/2 हो गया आपके पास आयोटा, और ये हो जाएगा Z0 + 2। तो इसका मतलब आपके पास जो Z0 आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 इंटू आयोटा +1, 2 आयोटा +1 ही आ रहा है अपॉन 1 माइनस आयोटा। देखिए बच्चों ये सही है क्या? आप एक बार इसको सिंप्लीफाई भी कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई आप आराम से कर सकते हैं, इस 1 की जगह आप माइनस आयोटा स्क्वायर डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 i - i² अपॉन 1 माइनस आयोटा।
तो बेटा Z0 जो है वो आपका कितना आ जाएगा बताओ, 2 आयोटा। 2 आयोटा मतलब आपका जो सेंटर है बच्चों वो आपका कितना आ गया, 0,2। आप इस फिगर से मत जाइएगा, ये फिगर जब हमने बनाया जब हमें ये नहीं पता था कि सेंटर 0,2 ही होगा, तो आपने इसका सेंटर कितना निकाल लिया, 0,2। आप चाहें तो रेडियस भी निकाल सकते हैं, अब तो वो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अब इसके बाद आप देखिए अपन ये लोकस एक बार अब प्लॉट कर लेते हैं। तो ये जो लोकस आएगा वो कैसा आएगा, वो अपन एक बार प्लॉट कर लेते हैं। देखिए तो अब ये जो लोकस है वो कुछ इस प्रकार का है, -2,0, 2,0 और सेंटर कितना है, इसे आप एक मिनट इरेज कर दीजिए, ठीक है ना, दैट इज -2,0। देखिए इस तरह से आप बना दीजिए इसको, ठीक है ना। सर्कल आएगा जिसका सेंटर कितना होगा, 0,2 और ये जो सेंटर है ये आपके पास 0,2 है। आप चाहें तो इसकी रेडियस भी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये पॉइंट 2,0 है और इन दोनों पॉइंट के बीच की ही दूरी जो होगी वो रेडियस होगी। तो अगर आप इसकी रेडियस निकालना चाहते हैं तो आपको बस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और वो आपके पास आ जाएगी, दैट इज 4 + 4 एंड विच इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, अब बच्चों आप देखिए कि हमें अगला पार्ट क्या दे रखा था, तो ये तो लोकस आ गया। तो अब आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है किस एक्सप्रेशन की, z - 9√2 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर, z - 9√2 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो देखिए मैं एक बार इसे लिखता हूँ, z - 9√2 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं हमने सही लिखा है क्या, यही है। तो बेसिकली ये पता है क्या है, ये है डिस्टेंस बिटवीन किसकी, एक तो पॉइंट कौन सा 9√2, 2 एंड सर्कल का स्क्वायर और उसकी मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो बच्चों आपको जैसा कि पता होगा मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस हमेशा किसके अलॉन्ग होती है, लाइन जॉइनिंग सेंटर के अलॉन्ग। ठीक है, तो 9√2, 2 अगर एक पॉइंट होगा तो वो बेसिकली यही होगा। आप देखिए ऐसे 9√2, 2 अगर आपका पॉइंट होगा तो वो यहाँ होगा, ये आप मार्क करिए 9√2, 2। अब आपको अगर इसकी सर्कल से मिनिमम दूरी चाहिए तो आप इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। लेट से आप इसे C कह देते हैं, इसे आप P कह देते हैं और इसे Q कह देते हैं। तो बेसिकली जो आपसे पूछा है वो पता है क्या है, वो है दैट इज PQ का होल स्क्वायर। मिनिमम दूरी, मिनिमम और मैक्सिमम, अब मैक्सिमम अगर आप कहेंगे तो इसी पॉइंट को आगे एक्सटेंड कर दीजिए, यहाँ आ जाएगी। तो अब अगर आपको मिनिमम दूरी चाहिए तो आपको PQ निकालना पड़ेगा। तो PQ निकालने का कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट टेक्निक नहीं है, इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई PC - R। अब बच्चों PC कितनी है बताओ, PC इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, वो आपके पास आ रहा है 9√2 और R आपके पास कितना आया, 2√2। तो बेसिकली ये जो आपके पास निकल के आया ये आया 7√2। तो बेटा 7√2 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा, 49 × 2 98। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 98। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू 98। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए एक सर्कल C है जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, जो आपके 3 पॉइंट से पास कर रहा है, पासेस थ्रू Z1 3,4, Z2 4,3 और Z3 0,5। तो देखिए अगर आप एक सर्कल लिखेंगे जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो 3,4, 4,3 और तीसरा पॉइंट आपके पास है 0,5। तो आप वैसे भी बच्चों ये 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना। इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप एक सर्कल मान लीजिए दैट इज x² + y² + 2gx + 2fy + c, उसे इन तीनों पॉइंट से पास करा दीजिए। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उस सर्कल का सर्कम सेंटर, जो सेंटर है वो A, B मान लीजिए। अब सेंटर से इन तीनों पॉइंट्स की दूरी बराबर होगी और वो दूरी रेडियस के बराबर होगी। तो आप यहाँ से 2 इक्वेशन बनेंगे, उससे ईजिली A, B निकाल सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इन 3 पॉइंट को बहुत ही गौर से देखें तो आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसकी इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, और ये बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है। तो आप इससे डायरेक्टली कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर ओरिजिन होगा,
क्योंकि ओरिजिन से 3,4 की दूरी भी 5 होती है, 4,3 की भी दूरी 5 होगी और 0,5 की भी दूरी 5 होगी। तो ये आप ऑब्जर्वेशन से भी कह सकते हैं। और अगर ये सेंटर है उस सर्कल का जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो उस सर्कल की रेडियस कितनी आएगी? रेडियस इस पॉइंट से आप इन किसी भी पॉइंट की दूरी निकाल लीजिए और वो दूरी है 5। तो बेसिकली ये जिस सर्कल पे लाई कर रहे हैं वो सर्कल आपका है दैट इज x² + y² इज इक्वल टू 25। यह बड़े आराम से ऑब्जर्वेशन से कह सकते हैं, ऑल्दो मैंने आपको ये ट्रिक भी बता दी है कि आप कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अगर एक पॉइंट z है जो कि z1 के बराबर नहीं है, z1 आपको क्या दे रखा है 3,4 इज अ पॉइंट ऑन C, तो C तो ये कर्व है, दिस इज C सच दैट द लाइन थ्रू Z एंड Z1, Z और Z1 की जो लाइन है इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग Z2 एंड Z3। तो ये एक बार आप फिगर से बनाना पड़ेगा। तो देखिए, आप एक फिगर बनाएंगे, फिगर अगर आप बनाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा। यहां पे आप एक सर्कल बना लीजिए जो रेडियस कितने का हो 5 का। ये आपके पास 0,5 एक पॉइंट है, ये आपके पास 0,5, ठीक। यहां पे आपके पास पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं वो एक बार आप देख लीजिए। एक तो आ रहा है आपके पास 0,5, एक आपके पास आ रहा है दैट इज 3,4, है ना, ये यहां होगा कहीं, ये आप मान लीजिए 3,4, और एक आ रहा है 4,3, तो वो यहां होगा। अब पहले ये मार्क कर लेते हैं इसमें Z1, Z2, Z3 कौन सा है। तो आप इधर देखेंगे तो Z3 तो 0,5 है, फिर आगे Z1 अगर आप देखेंगे तो 3,4 है, तो Z1 3,4 है, आप यहाँ मार्क करिए Z1, ठीक है। ये आपका हो गया Z1, ये आपका हो गया Z2 और ये आपका हो गया Z, ठीक है। ये आपका बच्चों यहाँ पे Z हो गया, ठीक है। अब ये दे रखा है, आप आगे का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये दे रखा है आपको कि अगर Z Z1 के बराबर नहीं है और ये दे रखा है कि लाइन ज्वाइनिंग Z एंड Z1, Z और Z1 को मिलाने वाली लाइन किसके परपेंडिकुलर है, लाइन ज्वाइनिंग Z2 Z3। तो एक बार फिगर से देखते हैं। देखिए, अब आप फिगर में एक बार देखिए Z2 Z3, तो ये तो आपके पास Z3 है, तो इन दोनों को आप एक बार लाइन में मिलाइए, और Z और Z1 को मिलाने वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं Z होगा और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। अब ये स्ट्रेट लाइन का सवाल हो गया। अब आपको निकालना क्या है वो पहले आप देखिए। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको आर्गुमेंट ऑफ Z। तो आर्गुमेंट ऑफ Z निकालना है मतलब बेसिकली आपको Z के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो Z के अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो Z किस लाइन कैसे निकलेगा। Z है एक तो सर्कल, इस सर्कल की इक्वेशन कितनी है बच्चों, दैट इज x² + y² बराबर 25। एक तो ये सर्कल और एक इस लाइन का इंटरसेक्शन। अब बात आती है लाइन कैसे निकलेगी। तो इस लाइन का क्या आप स्लोप बता सकते हैं, इस लाइन का स्लोप, ये Z2 Z3 को मिलाने वाली लाइन का स्लोप, तो हम इसका स्लोप निकालते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम बन गया, तो आप अगर स्लोप निकालेंगे तो ये आ रहा है 2/-4, इसका स्लोप आ रहा है -½ तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना आएगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा 2। तो 2 स्लोप आ गया और 3,4 से पास कर रही है, तो Z Z1 जो लाइन है वो कौन सी आएगी, वो आ जाएगी आपके पास y-4 बराबर 2 × x - 3। तो ये जो आपके पास लाइन आई ये आ गई आपके पास y बराबर 2x - 2। देखिए, अब इस लाइन की आपके पास इक्वेशन आ गई और आपके पास ये सर्कल है, आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करते हैं, तो हम इस सर्कल और लाइन को सॉल्व करते हैं। तो हम x², y की जगह में इसके अंदर क्या डाल दूँ 2x - 2 का होल स्क्वायर और बराबर 25। तो बेटा अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा देखिए 4x² आएगा, x², तो ये आपके पास कंबाइन होके आ गया 5x²। यहाँ से आपके पास आएगा -8x और -21 बराबर 0। तो अगर आप इसके फैक्टराइज करें तो देखिए 15 और 7 इसके एक फैक्टर बन जाएंगे, है ना, 7 × 3, तो 15 और 7 जिससे 8 आ जाएगा। तो बच्चों अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा दैट इज 5x² -15x, तो इस तरह से ये मिला। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5x × x - 3
और प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो इससे आपकी जो x की वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है एक तो 3 और एक -7/5। अब बच्चों देखो आपकी 3 अगर आ रही है तो आप देखो अगर x आप 3 लेते हो, आप ध्यान से देखना, अगर आप x को 3 लेते हो तो y आपके पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब आप इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि z आपका 0.3,4 होगा। अब आप क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि z और z1 बराबर नहीं है। इसका मतलब कॉमन सेंस की बात है कि z3 नहीं होगा, तो इसका मतलब z आपका कितना होगा, z पॉइंट अगर आप निकालोगे तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना आएंगे, z आपके पास आ जाएगा, देखिए x की वैल्यू तो आपके पास आ गई -7/5, 3 तो नहीं होगी, वो तो मैंने आपको समझा दिया। अब अगर आप x की वैल्यू -7/5 यहाँ रखते हैं तो आप यहाँ रखिए, ये हो गया -14/5 और ये हो गया आपके पास -24/5। तो आपको z पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपको पूछा है आर्गुमेंट ऑफ z बताइए। अब अगर ये पॉइंट z है तो इसका आर्गुमेंट तो आप इजीली निकाल सकते हैं। z आपके पास जो पॉइंट आया वो बताइए क्या आया, वो आपके पास आया दैट इज 1/5 -7 -24 आयोटा। तो बच्चों अगर आपको इसका आर्गुमेंट निकालना है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आप पहले tan थीटा निकालिए पॉजिटिव वाला, तो tan थीटा बराबर आएगा 24/7, मतलब थीटा आ गया 20 tan इनवर्स 24/7। और अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो उसका आर्गुमेंट कितना हो जाता है, आर्गुमेंट z हो जाएगा दैट इज -पाई प्लस tan इनवर्स 24/7। एक बार इसका आंसर वेरीफाई कर देते हैं। आंसर आएगा आपका, देख लीजिए आप इधर देखिए, -पाई प्लस tan इनवर्स 24/7, दैट इज ऑप्शन बी। सो आपका आंसर बी होना चाहिए।